हेलो फ्रेंड्स 2023 का ये सेट 4 है। ठीक है, 822 डीवाई ये सेट जो है वो 822 डीवाई है। तो इसमें खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, बिंदु पी में है 2 -3 और क्यू में है 10 वाई के बीच की दूरी अगर 10 मात्रक है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, दूरी को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दूरी वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी से तो निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब जो दूरी दे रखी है वो 10 मात्रक है, यानी कि डी का जो मान है वो 10 मात्रक दे रखा है हमको। ठीक, अब यहाँ पर सीधे वैल्यूज पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 - x1 हमें करना है। हमें क्या करना है, x2 - x1, तो इसका मतलब ये x2 है ये x1 है, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 - 2 और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करना है। तो y2 ये है और y1 ये है, तो y2 - y1 इसका मतलब y और यहाँ क्या +3, भाई माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो कितना y माइनस, और माइनस पहले से है यहाँ पर और -3 के पास भी, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो कितना 3, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट ऑफ है। अच्छा, अगले स्टेप में ना रूट ऑफ हटा देंगे और इसका होल स्क्वायर बना देंगे। भाई जब रूट ऑफ हटता है, ठीक है, जब रूट ऑफ हटेगा तो यहाँ जाके होल स्क्वायर बनता है, इसका मतलब 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर, भाई 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ y + 3 इसका होल स्क्वायर। और इसको ना स्क्वायर खोलेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर खोलने से ना फिर सवाल हमारा लेंदी हो जाता है, उससे सॉल्व नहीं होता है। बिना स्क्वायर खोले करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सवाल लेंदी नहीं होगा। अब यहाँ से कैसे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64 64 प्लस y + 3 इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 - 64, ठीक है, यहाँ y + 3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर हम 100 में से 64 घटाएंगे 36 बचेगा, y + 3। अब अच्छा चाहे यहाँ जो कि स्क्वायर लगा हुआ ना, अब स्क्वायर यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ रूट ऑफ बना देंगे। तो 36 का रूट ऑफ कितना 6 होगा, लेकिन प्लस माइनस में 6 होगा। ठीक है, प्लस माइनस में 6 आएगा। अब यहाँ y + 3, तो y + 3 एक बार तो 6 लेंगे, दोबारा y + 3, भाई y + 3 एक बार तो 6 लिया, दोबारा y + 3 एक बार माइनस का 6 लेंगे, तो बराबर में कितना माइनस का 6 ले लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस का 6 एक बार माइनस का 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 और ये वहां जाएगा तो माइनस का 3, इसका मतलब y बराबर कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या y बराबर -6 और ये वहां जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना माइनस का 9। तो y की वैल्यू 3 और माइनस का 9 दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो 3 है एक माइनस का 9, तो ये वाला आंसर जो है हमारा सही है। क्या बी की वैल्यू क्या है माइनस का 9 और 3। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पासे का उछालने पर, अच्छा यहाँ पर को होना चाहिए, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो अगर हम एक पासे को उछालते हैं हमें अभाज्य संख्या कितनी मिलेगी। अब हम जानते हैं, ठीक है, नंबर 2 है, अब हम जानते हैं अगर कोई पासा है, ठीक है, मान लीजिए पासा है, पासे पर कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं पासे पर। ठीक है, तो इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। 2 3 और 5 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 3, 3 तो अभाज्य संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल तो 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 है, कुल तो 6 संख्याएं हैं, तो बटे में कितना 6 हो जाएगा। तो हमें यही तो बोला था कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, भाई यही तो लिखा है कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या आने के लिए क्या होगा, अभाज्य संख्याएं बटे में कुल संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है 1 2 3, तो यहाँ 3 बटे में कुल संख्या कितनी 6 है, तो 6 लिख देंगे, कट कर देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसका मतलब ये क्या 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी फिर ये बी ऑप्शन ही सही है, क्या 1/2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि 26 156 का लासा 156 है तो मासा कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का अगर हम लासा करते हैं, ठीक है, तो मासा कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है इसका कि मासा मासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, या फल ना लिखें, गुणनफल बटे क्या होता है लासा, अगर हमें मासा निकालना है। ठीक है, वैसे आप इसका आंसर ना डायरेक्ट देख कर भी दे सकते थे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाया दे रही हूँ कि कैसे होता है ये। तो दो संख्याएं, संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 है और 156 है। ठीक, तो इनका हमें क्या गुणन करना है, बटे में लासा कितना है 156। अब यहाँ से तो ये पूरा पूरा कैंसिल, इसका मतलब मासा क्या बचेगा 26। तो इसका ना आंसर हम इसको देख कर भी दे सकते थे, क्यों, क्योंकि जब लासा, ठीक है, लासा किसी एक संख्या से अगर मैच कर रहा होता है तो जो मासा आएगा वो दूसरी संख्या ही आएगा। ठीक, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, इसका भी ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 26। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 यानी कि 1037
को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको लगाते हैं। तो 4 नंबर यहाँ से करते हैं। इसमें क्या है, 245 है और है 1037। ठीक है, ये 1037 है यहाँ पर। तो 5 पहले घटा लेते हैं, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, तो इसका मतलब पहले इन दोनों से हमें 5 घटाना पड़ेगा। 5 घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसका हमें मासा निकालना है, बस वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें से 5 घटाते हैं, इसमें से अगर -5 करते हैं 240 आएगा, इसमें से अगर हम -5 करते हैं 1032 हो जाएगा। इसका और इसका हमें क्या, मासा निकालना है। अब मासा निकालने के कई तरीके होते हैं, आपको जो तरीका सरल लगता है वो तरीका यूज कर लीजिए। या तो गुणनखंड विधि यूज कीजिए ऐसे, ठीक है, या तो आप गुणनखंड विधि यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये विधि नहीं यूज करनी है तो आप ये, ठीक है, भाग विधि भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप मासा निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों विधि ही बता देते हैं मासा निकालने के लिए। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर यहाँ 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियां 6, फिर 2 से 15 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और ये 5 से। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए 240 के। अब उसके बाद इसके फैक्टर करने 1032 के, तो इसके फैक्टर यहीं से कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और नहीं 2 अट्ठी 16 क्यों, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ओके, तो पंचे 10, फिर यहाँ 2 अट्ठी 16, ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, ठीक है, 129 आ रहा है। अब ये संख्या 3 से कट होती है, 3 चौके 12 और 3 तियां 9। अब 43 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 43 ना स्वयं 43 से ही कट होगा। अब मासा कैसे निकालते हैं, मासा में जो संख्याएं दोनों में मैच करती हैं। अब जैसे 2 2 2 3 2 इसमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 ही 2 लेने हैं हमको। ठीक है, फिर एक 3 भी तो मैच कर रहा है, यहाँ पर भी एक 3 मैच कर रहा है, तो बस जो मैचिंग होता है वही हमें लेना है। तो क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें भी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक ही बार लेना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। उसके बाद 3 भी तो मैच कर रहा है दोनों में, तो यहाँ 3 भी मैच हो गया। इसके अलावा और कोई चीज नहीं जो दोनों में मैच कर रही है। ठीक है, यहाँ 43 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, बस ये जो 3 ही था ना हमारे पास, ये जो 3 था बस वही मैच कर रहा था, और 2 2 2 ये 3 बार मैच कर रहा था। तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियां 24, तो जो आंसर आएगा हमारा 24 आएगा। अच्छा, इस विधि से कैसे करते हैं, इस विधि से भी देख लीजिए। इसको ना डिवाइड करते हैं, तो ये लगभग जाएगा पहले 4 बार, तो 0 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, बस अब कुछ नहीं बचेगा, 72 हो गया। अब जो यहाँ संख्या लिखी होती है ना उसको यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, तो ये जाएगा लगभग 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 3 बार जाएगा, तो 3 का 2 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा 24 बचेगा। अब 24, फिर ये चीज यहाँ लिख देंगे क्या, 72। अब ये 3 बार में पूरा कट हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, ये पूरा कट हो रहा है। इसका मतलब जो ये 24 आया है, ठीक है, जो ये 24 आया यही मासा हो गया। जब ये पूरा लास्ट में कट हो जाता है तो जो संख्या यहाँ लिखी होती है वो संख्या हमारी मासा कहलाती है। ठीक, तो जो ये क्वेश्चन था हमारा, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये 4 का ये सी ऑप्शन सही है, 24। भाई यही तो इसमें कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल बचे, तो पहले इसमें से 5 घटाना था, उसके बाद इन दोनों का मासा निकाल देना था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि समीकरण, अब समीकरण क्या है हमारे पास, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जहां पर x है वहां पर 2 रख देंगे, a का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको लगा लेते हैं। ओके, तो क्या है, ये समीकरण है हमारे पास 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, और x बराबर हमें कितना लेना है, 2, क्योंकि एक मूल है 2, और हमें a का मान, इस वाले a का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस a, फिर यहाँ पर भी 2 और प्लस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ कितना 4 हो जाएगा, भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ 2a, ठीक है, और ये 6 बराबर क्या, 0, ये 4 दूनी 8 और ये 8 और 6, भाई ये 8 हो गए और ये वाला 6 है, तो 8 में जब ये 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सीधे लिखते हैं ना जोड़ करके 14 प्लस 2a बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2a बराबर क्या, -14, तो फिर a बराबर क्या, -7 आएगा, भाई इसको 2 से भाग कर देंगे तो -7 आ जाएगा। तो बस यही हमको निकालना था, क्या इसमें ये डी ऑप्शन सही है, क्या, -7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। ठीक, तो दो संख्याओं के योगफल और अंतर 8 और 2 हैं, तो समीकरण बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी समीकरण है कि दो संख्याओं के योगफल, तो दो संख्याएं x और y ली हैं, तो x और y का योगफल 8 है। फिर दो संख्याएं हमने x और y फिर से लेंगे, दोनों का जो अंतर है वो 2 है। ठीक है, दोनों का जो अंतर है वो 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ से क्या 2x और यहाँ से 10 हुआ, x बराबर कितना 5 आ रहा है, x का मान 5 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण में मान रख लो, तो समीकरण जो पहली है उसी में मान रख लो। यहाँ से क्या x की जगह 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 मतलब 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 3, या फिर 3 और 5, 5 और 3 कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बताएगा ना कि किस संख्या को हमें छोटा लेना है, किस संख्या को बड़ा लेना है। तो 3 और 5, 5 या 3 कैसे भी ले सकते थे। तो इसमें 5 और 3 ऑप्शन दिए और यही ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था भाई, दो संख्याओं का योगफल करना था, तो योगफल 8 है और अंतर 2 था, तो हमने दो संख्या x और y मान ली, x y का योगफल 8 किया और फिर x और y का अंतर 2 कर दिया और सॉल्व कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 के मूल होंगे। ठीक है, अब हमें मूल बताना है, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना d, वो निकालना है, तो उससे बताना है कि मूल क्या आएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 6 नहीं, 6 तो हो चुका है, 7 नंबर है। तो क्या लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो जो अच्छा, सबसे पहले ना इसको कंपेयर कर लेते हैं, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू माइनस की 12 और c की वैल्यू कितना 9। ठीक है, c की वैल्यू 9 आ रही है, तो ये हमने कंपेयर कर लिया इसको। अब जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है उसकी वैल्यू निकालनी, और डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, अब b की वैल्यू कितनी माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, इंटू सी की वैल्यू 9 है, तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और जो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 4 चौके 16 और 16 नमा 144, यहाँ पर भी 144 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। तो जब हमारा ये 0 आता है, ठीक है, तो मूल कैसे होता है, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, जब भी हमारा ये 0 बनेगा डिस्क्रिमिनेंट, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 7 का फिर ये सी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, कि वास्तविक मूल होंगे और बराबर मूल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अच्छा दूरी वाला फार्मूला चलिए यहीं पर आपको बता देते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब यहाँ पर बिंदु है 2 और 3 और 4 और 1, ये बिंदु दे रखे हैं। अब दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, इसमें x2 क्या है 4 है और x1 क्या है 2 है, तो अगर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना 2 बचेगा, तो यार 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर यहाँ क्या 1, यहाँ 3, भाई y2 माइनस y1, तो y2 1 है, y1 3 है, तो 1 माइनस 3 इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो अब d बराबर यहाँ कितना 2 का स्क्वायर, भाई 4 में 2 गए 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, रूट ऑफ। ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या 1 में अगर 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, अगर माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, भाई जो माइनस होगा उसका प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रूट ऑफ 8 हो जाएगा, और रूट ऑफ 8 को हम लिखते हैं 2√2। ठीक है, रूट ऑफ 8 को हम क्या लिखते हैं 2√2। तो जो 8वें का ये सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 2√2। अच्छा, 8 को 2√2 कैसे लिख सकते हैं, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता है। अगर मान लीजिए ये 8 लिखा हुआ है तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 4 बनेगा और यहाँ करेंगे तो 2 और यहाँ ये। तो 8 के जो गुणनखंड आएंगे, 1 मिनट, 8 के जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर 8 के जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ लिख देंगे। अब 2 का जोड़ा देखते हैं, 1 2 बाहर आएगा, 1 2 ये हट जाएगा और ये जो 2 बचा है ना ये अंदर रह जाएगा, यानी कि 2√2 हमारा जो आंसर आएगा वो 2√2 इस तरह से आता है। ठीक है, अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवित्तकर होगा। हमें इसमें d की वैल्यू ही निकालनी है, विवित्तकर होगा मतलब हमें d की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए यहाँ लगाते हैं साइड में। अब क्वेश्चन क्या था, समीकरण हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ठीक है, ये वाली a की वैल्यू है, ये -2 b की वैल्यू है और c की वैल्यू है 1/3। तो बस अब मान रखेंगे किसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac, भाई विवित्तकर हमको डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, इसमें मान रखना है। तो b स्क्वायर इसका मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a, और a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे गुणे, और यहाँ c की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 लिखेंगे। अब 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ -4। ठीक है, 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो फिर यहाँ पर भी -4, 4 में 4 गया कितना 0, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये
9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर का ये डी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए चित्र में, अब ये एक चित्र सामने बना हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी के आधार, जो आधार BC है के समांतर रेखाखंड DE, यानी कि BC के समांतर ये रेखाखंड DE बनाया गया है। अब बोला है यदि DB, तो DB कितना, ये DB है 7.2, AE इतना है 1.8 और EC इतना है 5.4, ये EC है। तो AD का मान ज्ञात कीजिए, ये AD है, हमें इस AD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अगर ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं तो ये अनुपात में होते हैं भाई, जो ट्रायंगल होते हैं ना उनके रेशियो अनुपात में हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB इज इक्वल्स टू AE बटे EC, ठीक है। इस फार्मूले से इसको हम निकालेंगे। तो नंबर 10 को हम लिख सकते हैं, अच्छा ये चित्र देखिए, चित्र से ही हम लिखेंगे कैसे, ये जो AD है, ठीक है, चित्र, एक मिनट, ये देखिए चित्र क्या है, AD है, AD पहले ये AD और बटे में DB, ठीक है, वही यहाँ लिखेंगे क्या, AD और बटे में DB इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिखेंगे, AE और बटे में EC, ठीक है। तो AE और बटे में EC, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है AD की, इस AD की तो वैल्यू हमको निकालनी है, तो AD तो ऐसे लिखा रहेगा, और जो ये BD है, BD की वैल्यू हमको दे रखी है DB, ठीक है, BD या DB एक ही बात है, उसकी वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8 अपॉन EC, और EC ये है, EC की वैल्यू है 5.4, इतनी वैल्यूज हमको दे रखी हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, और जो ये वाला है ना 7.2, इसको यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक, और इसको कट भी कर सकते हैं, तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, और जो ये 72 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 72 का मतलब ये 7.2, अब यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो क्या आ गया 2.4, तो जो AD की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 10वें का जो ये हाँ, AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, इसका C ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा, तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। अच्छा, ऊंचाइयां मतलब ये हमको भुजाएं दे रखी हैं, जब भुजाएं हमको पता होती हैं और हमें क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, जो भी हमको भुजा दे रखी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 ये निकालना है। तो हमको भुजाएं दे रखी है क्या, 3 और 4, तो 3 और 4 का हमें सीधे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16, तो इसका 11वें का ये A ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 9:16। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB, तो OAB ये त्रिज्यखंड दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें R त्रिज्या पता होनी चाहिए और थीटा एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल दिया है 30 डिग्री और जो ये R दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 और क्या, पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30/360, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं क्योंकि कुछ दिया तो है नहीं, तो 22/7 रख लेते हैं। और आर स्क्वायर, आर की जगह कितना लेना, 4, तो 4 गुणे 4 2 बार लिख देंगे भाई, आर स्क्वायर तो 4 गुणे 4 लिख देंगे। अब यहाँ इसको कट करेंगे, ये कट हो गया, यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। तो अब इसको भी कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये भी कट हो गया हमारे पास। अब इसमें से कुछ कट होता दिख नहीं रहा है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो लिखेंगे क्या, 22 की पहले 3 से गुणा 4 से गुणा कर लेते हैं, या फिर इसका मान ना सीधे सीधे हम रख सकते थे 22.7, 22/7 की जगह पर 3.14 रख सकते थे, ठीक है, 3.14। यहाँ क्या 4 है, 4 लिख देंगे, और ये बटे में जो 3 बचा है 3 लिख देंगे, ठीक। तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4 एक 5 और 4 तिया 12, तो ये 1256 आ गया। और बटे इसे पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और जो 3 लिखा हुआ है 3 ऐसे लिखा रहेगा, तो 3 से इसका कर देंगे भाग, तो 3 चौके 12, फिर यहाँ 3 एकम 3 और 2 बचेंगे 26, तो 3 8 24, तो 4। अब इसमें जो आंसर आ रहा है हमारा 4.18, इसमें अच्छा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, इसमें 4.19 आ रहा है। यहाँ इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके बाद निकाला नहीं है। अगर हम इसके बाद निकालेंगे 5 या 5 से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, 4 8 नहीं 3 8 24 हुआ था हमारा क्या हुआ था, 3 8 24, तो 3 8 24, अब यहाँ था 26, अगर 2 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 20 हो जाएगा। फिर तिछाक 18, यहाँ पर 6 आ रहा है, जब यहाँ 6 आ रहा है 5 से बड़ी संख्या है, तो इसमें एक अंक बढ़ा दिया जाएगा, तो जो ये आंसर आएगा 4.19, ये इस तरह से आंसर आएगा इसका, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर 4.19 आ गया, या फिर आपको जरूरत नहीं कि आप ये निकालें, आप ये समझिए कि यहाँ पर 4.18 आ रहा है हमारा। अब इसमें ऑप्शन देखिए, क्या 4.1 कहीं पर है? पहले यहाँ देखिए आप कि 4.1 कहीं पर है? यहाँ तो सिर्फ 4 है, यहाँ 4.1 है, यहाँ 4.9 है, यहाँ 5 है, तो 4.1 हमें सिर्फ एक अंक ही देखना है, इसमें टिक करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हमें ये आंसर मिल गया है तो जरूरत नहीं है इसको पूरा करने की, आप इसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। हमें इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी, इसका आंसर निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू टैन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, और कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2 माइनस साइन स्क्वायर 30, इसका भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये मान सेम ही होते हैं, कॉस स्क्वायर 30 और साइन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना बचेगा, क्या, 2 गुणे 1 मतलब 2, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका 13वें का फिर ये सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्या, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान हो जाएगा, तो हमें इसका मान निकालना है। अच्छा, इसका आंसर ना 0 आता है। ठीक है, इसका आंसर ना 0 आता है। जिसको पता है कि कैसे लगता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो हम समझा देते हैं कि कैसे लगाया जाता है। 14 नंबर यहाँ से लगाते हैं, 14 नंबर है, इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या हो जाता है, कॉस थीटा, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, अगर हम इसको चेंज करना चाहें या फिर इसको चेंज करना चाहें तो इसको तो फिर ऐसे लिखा रहने देते हैं माइनस, अब इसको चेंज करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 90 में से क्या घटाएं कि 23 आ जाए, तो सीधी सी बात है 90 में से 67 घटाया गया होगा। भाई 90 में से हम क्या घटाएं कि 23 आ जाए, तो 90 में से 67 घटाया गया होगा तब तो 23 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर ये वाला तो पोर्शन ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है 67, तो यहाँ 67 लिख देंगे। तो अब ये और ये वैल्यू सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इसी तरह के लगते हैं। यहाँ 14 नंबर का जो ये सी ऑप्शन है, 0 आंसर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी त्रिभुज एबीसी में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, tan ए की वैल्यू 1/3 दे रखी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, साइन कॉस मान के भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली एंगल पुट करके भी इसको लगाया जा सकता है। तो चलिए आपको समझाते हैं फिर ये कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो एंगल सी है, सी 90 डिग्री है, और जो tan ए है वो 1/√3 है, तो इसको एक तो लंब बटे कर्ण करके भी लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको इसका तरीका पता होगा कि लंब बटे कर्ण कैसे लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो वो तरीका भी हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए, अब हम ये जानते हैं कि tan, ठीक है, tan ए बराबर, अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, tan ए है तो यहाँ पर भी तो tan ही बनाएंगे, तो tan 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है। ओके, तो tan से tan कैंसिल, यानी कि जो एंगल ए निकल के आया वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, तो एंगल ए हमारा 30 डिग्री हमको मिल गया। अब जब एंगल सी पता है, एंगल ए पता है, तो एंगल बी आराम से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, अब हमें सी एंगल पता है, हमको ए एंगल पता है, अगर बी एंगल निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। क्या कि यहाँ 30 डिग्री और यहाँ कितना, यहाँ तो एंगल बी लिखा रहेगा, यहाँ क्या, यहाँ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ ये एंगल बी लिखा हुआ है। ओके, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 120 यहाँ माइनस में आ जाएगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो हमारा 60 डिग्री बचेगा, तो एंगल बी हमारा 60 आ गया। अब जब हमें एंगल पता है, एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, तो इसकी वैल्यू ना आराम से निकाल सकते हैं एंगल के थ्रू। ठीक है, अगर हमें वो लंब बटे कर्ण के थ्रू नहीं जाना है तो हम एंगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, जो हमें दिया हुआ है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी, ये हमको दे रखा है। अब इसमें एंगल के थ्रू कैसे निकालेंगे, देखिए साइन ए, और ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है भाई, ए की वैल्यू हमने 30 निकाली है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री, कॉस बी, और बी की वैल्यू कितनी 60 है, प्लस कॉस ए, तो कॉस, अब ए की वैल्यू फिर से कितना 30 डिग्री लिखेंगे, 30 इंटू साइन बी, तो साइन क्या 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर ली। यहाँ से 1/4 और प्लस यहाँ से कितना 3/4, भाई √3 की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3/4 हो गया। अब यहाँ से 1 और 3 आपस में जुड़ेंगे क्योंकि एलसीएम तो 4 सेम ही है, तो 1 और 3 कितना 4, तो 4/4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा, इसका 15वें का फिर जो सी ऑप्शन है 1, ये सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो फिर आप लंब बटे कर्ण में जाइए। ठीक है, लंब बटे कर्ण में जाइए, और लंब बटे कर्ण कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है कि tan ए बराबर क्या दे रखा है 1/√3, और हम जानते हैं कि tan में, ठीक है, tan में ये लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब है ये आधार है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब एक हम चित्र भी यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा। ये तो C है, तो C हमारा 90 डिग्री है, ये C है, इस एंगल को हम A मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल A भी तो हमें मानना है, यहाँ पर इस एंगल को A मान लेते हैं, तो ये एंगल A है। अब इसके सामने वाली भुजा A के लिए ये लंब रहेगी और ये आधार रहेगी एंगल A के लिए, एंगल A के लिए ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो पहले तो हम कर्ण निकालते, तो कर्ण कैसे होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट ऑफ में। ठीक, तो लंब का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से k निकलेगा, और यहाँ पर भी रूट ऑफ, तो k इज इक्वल्स टू 1 + 3, 3 का मतलब अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना 4 हो गया, 4 का मतलब 2, तो ये तो हमारा 2 आ रहा है, कर्ण तो हमारा वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, अब इस एंगल को हमने बी ले लिया, ये एंगल बी है हमारा, ठीक है, ये आला एंगल हमारा ए था, ए के लिए ये लंब रहेगा और बी के लिए ये लंब रहेगा, क्योंकि बी के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, बी एंगल के लिए ये वाला लंब रहेगा। जो हमें मान निकालने थे, मान हमें किसका निकालना था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। अब एंगल ए की बात करते हैं, यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल ए है, तो पहले इन दोनों के मान रख लेंगे, एंगल बी को बाद में देखेंगे। तो साइन ए, साइन के लिए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस ए के लिए हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन एंगल ए की बात करें तो एंगल ए यहाँ पर है, तो इसके लिए तो लंब ये रहेगा ना, ये वाला लंब रहेगा। ठीक है, तो ये लंब है, इसका मतलब ये वाला 1 है, लंब ये है, ए की बात कर रहे हैं, और ये जो √3 है ये यहाँ लिखा रहेगा, ये आधार है इस ए के लिए, तो ये लंब और ये आधार, तो यहाँ हमें क्या लिखा है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब ये है, लंब बटे कर्ण 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ आधार बटे कर्ण तो क्या √3/2। ठीक है, आधार बटे कर्ण मतलब √3/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे √3/2, तो यहाँ प्लस यहाँ गुणे यहाँ गुणे। अब हम बी एंगल की बात करते हैं, एंगल बी यहाँ पर है, बी के लिए ये लंब रहेगा, यानी कि बी के लिए जो ये √3 है वो लंब रहेगा, लेकिन कर्ण तो यही है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, अब यहाँ देखिए कॉस बी, इसके लिए क्या आधार बटे कर्ण हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या साइन बी, साइन बी के लिए हमें लंब बटे कर्ण चाहिए, तो आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार क्या होगा इस बी के लिए, आधार ये 1 होगा, क्योंकि ये सामने की बजाय ये लंब है, तो आधार ये हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, लंब बटे कर्ण, अब लंब क्या लंब √3 रहेगा, तो √3/2, क्यों, क्योंकि इस बी के लिए लंब ये रहेगा और कर्ण तो सेम वही रहेगा। यहाँ क्या 1/4 और प्लस √3 मिला के 3 और 2 मिला के 4, तो यहाँ से क्या 4 तो एलसीएम रहेगा, फिर वही 1 + 3 = 4/4, तो इसका मतलब 1, तो ये बड़ा आंसर आ जाएगा। सेम वही आंसर आएगा, चाहे आप इस प्रोसेस से लगाएं चाहे आप इस प्रोसेस से लगाएं, आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये जो 15वां था इसका फिर ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, हमें इसका माध्य निकालना है, तो माध्य तो लगभग सभी लोग निकालना जानते हैं, चलिए फिर भी हम इसको माध्य निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या वर्ग अंतराल, और माध्य है तो फिर हमें इसमें वर्ग चिन्ह भी चाहिए होगा, तो वर्ग चिन्ह भी लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल के बाद वर्ग चिन्ह। फिर बारंबारता, बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं, एफ आई से, फिर हमें, और ये वर्ग चिन्ह एक्स आई होता है, तो हमें क्या एफ आई एक्स आई भी तो चाहिए होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये वर्ग अंतराल हो गया, ये वर्ग चिन्ह हो गया, और ये बारंबारता, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। अब वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से
50, ये हमारे पास हो गया वर्ग अंतराल। अब वर्ग चिन्ह निकालना है, हम जानते हैं इनके बीच की संख्या वर्ग चिन्ह कहलाती है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। अब जो बारंबारता है वो दे रखी है 3, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 5 और यहाँ 3, और जो FI XI इनकी मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, यानी कि 5 3 15, 15 छक्का 90, 25 अट्ठे 200, 35 की 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 3 15 और 16 17, 175, ठीक है। और 45 की 3 से करेंगे, 3 बचे 15 और 3 चौके 12, 1 13, 135। तो ये हमने सारी मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पर। अब इनको ऐड करना है और इनको ऐड करना है, अब आपस में डिवाइड कर देना है। तो इनको ऐड करते हैं, पहले 5 5 10, 5 15, 15 का 5 1 कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ 9 और 1 कितने, 9 और 1 10 हो गए, और 10 में 7 जोड़ेंगे 17, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, और एक जो कैरी लगा था तो 21, 2 कैरी हो जाएंगे। यहाँ से क्या क्या जुड़ेगा, यहाँ से 2 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, तो 2 1 3 1 4 और 2 जो कैरी थे हमारे तो 6 हो गए, 615 हो गया। अब इनको जोड़ते हैं तो 8 6 14, 14 और 17 17 और 3 20, और 20 में 5 जोड़े तो 25 25 25 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। अब इन दोनों को ना डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से हमारा माध्य निकल के आता है। माध्य, और माध्य का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है? सभी लोग जानते हैं माध्य का फार्मूला कि सिग्मा ऑफ FI XI बटे में सिग्मा ऑफ FI। तो ये सिग्मा ऑफ FI XI की वैल्यू है और ये सिग्मा ऑफ FI की वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 से सीधे डिवाइड कर लेते हैं या फिर कट कर लेते हैं 5 से, तो 5 पचम 25, और यहाँ भी 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा, 5 या 15, 123 बटे 5 आया। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं 123 को, तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 23, तो 5 चौके 20, फिर 5 छक्का 30, 24.6 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो ये बी ऑप्शन है 24.6 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो, ठीक है, वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहले वृत्त का परिमाप, अच्छा वृत्त का परिमाप हम जानते हैं 2πr होता है, ये वृत्त का परिमाप होता है। ये किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, और भुजा को हम a मानते हैं। ठीक है, ये वर्ग की भुजा को हम a मानते हैं और यहाँ वृत्त का परिमाप 2πr मानते हैं। अब यहाँ से हम r और a में एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पाई का मान रख लेते हैं 22/7। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 4, और यहाँ जो a है, a को ऐसे लिखा रहने देते हैं। तो फिर r, अच्छा r तो मैंने नहीं लिखा, यहाँ r भी लिखना है। ओके, यहाँ r भी है। ठीक है, फिर यहाँ से 22 दूनी 44, 44 r बटे में 7 बराबर 4a। अब a यहाँ बटे में ले जाते हैं, तो r बटे a, जो ये a है वो r के बटे में ले गए, ये 4 यहीं लिखा रहेगा। अब जो 44 था, 44 यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, और जो ये 7 है, 7 यहाँ गुणे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। अब 4 से 44 कट गया तो 11 आ गया, तो r बटे a, अगर r बटे a हम निकालते हैं तो क्या आ रहा है 7/11। ये हमने r और a में एक रिलेशन निकाल लिया। हमें क्या पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, यही तो पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, किसके? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, उनका अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब बटे में, और किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की भुजा को हमने a माना हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर पाई, अब यहाँ r का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर, ये पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं r बटे a का स्क्वायर। ठीक है, पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तो पाई, ठीक है ये, या फिर पाई का मान रख लेते हैं, क्या? 22/7। पाई का मान होता है 22/7 गुणे r बटे a, और r बटे a का मतलब क्या है? 7/11। तो यहाँ 7/11, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, 2 बार लिखेंगे 7/11। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 7 दूनी 14, ये क्या आया? 14/11। तो जो अनुपात आ रहा है क्षेत्रफलों का वो क्या आ रहा है? 14:11, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो 17वें का ये जो बी ऑप्शन है 14:11, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 गुणे 22, तो एक आयताकार कागज है जिसकी की लंबाई 40 है और उसकी चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या होगी। तो हमें उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर लेनी है। अब समझिए यहाँ पर, जैसे कोई एक आयताकार कागज है, मान लीजिए ये आयताकार कागज है, ठीक है, ये कागज है, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ये है 40 सेंटीमीटर, और जो ये
चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है वो 22, तब तो ये कागज हुआ 40 गुणे 22 सेंटीमीटर का, 40 गुणे 22 का ये कागज है। ये जो ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है, मतलब इसको लपेट दिया गया ऐसे करके। जब लपेटा गया तो ऊपर का पोर्शन ऐसे गोलाकार बन जाएगा। भाई कोई भी कागज है उसको अगर ऐसे लपेटेंगे तो ऊपर का पोर्शन ऐसे गोलाकार बन जाएगा, और जो वो गोलाकार पोर्शन होगा ना वही तो हमारा 22 है, वही तो हमारा टोटल, ये टोटल हमारा 22 ही तो है। तो ये जो है, ये जो ये बेलन है ना, इसकी क्या होती है, परिधि होती है, और बेलन की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है। बेलन की जो परिधि होती है उसको 2 पाई आर कहते हैं। तो ये 2 पाई आर के बराबर ही तो ये 22 है, ये 22 जो है वो 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको कट कर लेते हैं, 11 हो गया, इसका मतलब पाई आर बराबर 11, ठीक है। तो आर बराबर क्या, पाई, और ये जो आर बराबर क्या 11, और जो पाई है पाई बटे में जाएगा, तो फिर आर बराबर 11 और पाई का मान कितना 22 बटे 7, तो 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा गुणे में, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आर बराबर क्या आया 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, तो या तो आंसर 3.5 होगा या तो आंसर 7/2 आएगा इसका। तो यहाँ देखिए इसका 18वें का फिर ये ए ऑप्शन सही है, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक कागज अलग से फाड़ के आपको बता के समझा सकती हूँ कि कैसे किया गया होगा लगभग। अब जैसे मानिए ये कोई कागज है हमारे पास, ठीक है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं और छोटा कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये कोई कागज है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये जो है इतना, ये कागज है इतना, अगर ये 40 सेंटीमीटर है, और जो ये इतना है हमारे पास, ये अगर 22 सेंटीमीटर है। अब इसको अगर हम फोल्ड करके एक बेलन बनाते हैं, तो बेलन हम ऐसे ही तो बनाएंगे भाई, फोल्ड कर लिया हमने, ये देखिए हमने एक बेलनाकार चीज बना ली, इससे ऐसे करके ये बेलन बन गया गोल गोल हमारे पास, देखिए बेलन बन गया। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अभी भी 22 ही है, ठीक है। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये अभी भी 22 है, क्यों, क्योंकि ये पूरा 22 था, ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, जो ये लंबाई है बदल तो नहीं जाएगी। हमने इसको ऐसे फोल्ड करके अगर एक बेलन भी बना लिया तो भी ये ऊपर वाला पोर्शन 22 ही तो है, और ये इस बेलन की क्या कहलाएगी, इस बेलन की ये परिधि कहलाएगी, इस बेलन के लिए परिधि कहलाएगी, और परिधि हमारी क्या है 22 है, और परिधि को हम क्या बोलते हैं 2 पाई आर बोलते हैं। 2 पाई आर हमारा 22 है, बस इससे ही हमें सॉल्व करना था, आर का मान निकालना था, इससे ही हम आर का मान निकालेंगे, ठीक है। 2 पाई आर बराबर कितना है 22 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 22, और बटे में ये 2 पाई ले जाएंगे, बस पाई का मान रख देंगे, तो 22 बटे और 2 पाई का मान कितना है 22/7, और 7 फिर ये ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 7/2 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये अगर आपको तरीका समझ में आया तो ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। अच्छा, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें इसमें संचयी बारंबारता तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना संचयी बारंबारता के हम माध्यक वर्ग पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो संचयी बारंबारता तो हमें निकालना ही पड़ेगा इसमें, ओके। तो यहाँ लगा देते हैं साइड में छोटा छोटा। सबसे पहले क्या 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है, और 40 से 50 दिया हुआ है। और जो बारंबारता है वो 7 है, 5 है, 16 है, 12 है, 2 है। तो यहाँ 7 तो ऐसे लिखा रहेगा, 7 5 12, 12 में 16 जोड़ेंगे तो कितना 28, 28 में 12 जोड़ेंगे 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42। अब ये हमने ये जो संचयी बारंबारता CF होती ना, ये हमको निकालना ही पड़ेगा। अगर हमें माध्यक निकालना है या माध्यक वर्ग निकालना है तो भी हमको निकालना पड़ेगा। ये F है, ये CF है, ओके। तो अब इसमें हमें देखना क्या होता है, इसमें हमें क्या देखना है, जो ये लास्ट डिजिट हमारे पास आई है क्या n बराबर 42, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें n/2 चाहिए। n/2 कितना 21। अब 21 किसके अंतर्गत आएगा, 21 यहाँ 28 के अंतर्गत आएगा। अब 28 के अंतर्गत आएगा तो बस हमें यही चाहिए था, ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग, क्या 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। तो 19वें का ये सी ऑप्शन सही है, 20 से 30। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक, हमें माध्य दे रखा है, हमें माध्यक दे रखा है, तो बहुलक निकालना है। तो पहले माध्य है 24.5, फिर माध्यक है 26, तो हमें बहुलक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे साइड में, क्या फार्मूला होता है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये फार्मूला होता है। तो 3 माध्यक, और माध्यक हमको दे रखा है 26 बराबर 2, और माध्य हमको दिया हुआ है गुणे में कितना 24.5 प्लस बहुलक, ठीक है। तो पहले 3 की 26 से गुणा करेंगे, 6 का 18, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। अब यहाँ 2 पंचे 10, 0 और 24 दूनी 48 और 1 49, यानी कि 49, और यहाँ क्या बहुलक हो जाएगा। अब 78 में से 49 घटा देंगे तो हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। 18 में से 9 गया 9, और 6 में से, यहाँ 6 में 4 गया तो 2, 29 आंसर आ रहा है हमारा इसका, ठीक है।
तो ये 20वें का ये सी ऑप्शन सही हो रहा है क्या 29। और ये एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है, इस तरह। तो आप इसका फार्मूला याद रखिए, क्या होता है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ठीक है। तो अब इसी का ये खंड बा है और खंड बा में है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए, ठीक है। तो सभी खंड में का नंबर है, सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू क्या 2 कॉसेक ए। हमें ये प्रूव करना है 2 कॉसेक ए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना इन दोनों का सबसे पहले क्या एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, एलसीएम में ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, क्या भाई ये दो हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसमें फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, 2ab हो गया। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ क्या साइन ए, ऐसे लिख दिया हमने। अब साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर है। तो ये मिला के फार्मूला बनाते हैं भाई। अगर हम इसको एक पास लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और यहाँ से क्या 2 की 1 से गुणा 2, तो 2 कॉस ए ऐसे लिख दिया हमने। और ये जो अपॉन वाला है ये अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिला के 1 बन जाता है, ये तो 1 हो गया, प्लस ये 1 पहले से लिखा हुआ है और ये क्या है 2 कॉस ए, ये हो गया 2। अच्छा अपॉन में ये चीज लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए और यहाँ क्या साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 1 मिला के 2 हो जाएंगे और ये 2 कॉस ए ऑलवेज लिखा रहेगा, ठीक है, पहले से ही लिखा है तो लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अच्छा अब इन दोनों से ना हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए, ठीक है। अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ क्या है साइन ए। तो यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या 2 साइन ए, ये बचा 2 साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं 2, अब साइन जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक बनता है, तो क्या बनेगा 2 कॉसेक ए, ठीक है। तो बस यही प्रूफ करना था हमको, यही हमको प्रूफ करना था 2 कॉसेक ए, बस इस तरह से हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसका जो नंबर 2 है, 2 में क्या है यदि साइन 3a जो है वो कॉस a माइनस 26, ठीक है, साइन 3a जो है वो कॉस a माइनस 26 है, जहाँ 3a एक न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि 3a एक न्यून कोण है, ये हम बाद में उनको दर्शा देंगे। तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये नंबर खा है, ये खा नंबर है 1 का ही, ठीक है, ये 1 का खा नंबर है। तो इसमें क्या है साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26, ये हमें दे रखा है। और साइन 3 एक न्यून कोण है वो तो बाद में देखेंगे। तो अभी क्या है साइन 3a। अच्छा यहाँ पर एक जो फार्मूला लगता है वो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। या फिर ये भी तो कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ एक तो हमें ये पता है कि ये न्यून कोण है और जब न्यून कोण होता है तभी ये दोनों फार्मूले लगते हैं, ठीक है, न्यून कोण में तभी ये दोनों फार्मूले लगेंगे। तो यहाँ साइन 3a है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो साइन 3 थीटा है, ये साइन थीटा है, यहाँ पर ये साइन 3a है। तो यहाँ हम कॉस 90 माइनस लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा और ये अगर साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह क्या 3a, तो ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से क्या है कॉस a माइनस 26, ठीक है। और ये आप साइड में चाहे दिखा सकते हैं, चूंकि ये ऐसे करके आप साइड में दिखा सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 3a, ये 3 है और ये a है, इज इक्वल्स टू क्या a माइनस 26, ठीक है। तो अब माइनस 3a तो यहीं रहेगा, ये जो a है a को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का a हो जाएगा। अब माइनस का 26 तो यहीं लिखेंगे, 90 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस का 4a भाई 3a और a मिला के 4a हो गया।
इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6 और यहाँ कितना 11, ठीक है भाई, ये 6 हो गया और ये 9 में 2 जोड़े तो 11, लेकिन ये भी माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों ही चिन्ह माइनस के थे, इस वजह से ये भी जो है माइनस का रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो a बराबर 116 और ये 4 बटे में आ जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ बचेंगे 3, तो 36 4 नाम 36, तो 29 डिग्री जो a का मान आ रहा है वो 29 डिग्री आ रहा है, ठीक है 29 डिग्री। और इन्होंने ये कहा था जहां हम ये दिखा सकते हैं कि जहां 3a, और 3a का मतलब क्या है 3 इंटू 29, 3a का मतलब क्या है 3 इंटू 29, तो इसका मतलब है 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 6 दो 8, 87 डिग्री। ये भी तो एक न्यून कोण है भाई, 87 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो 87 डिग्री के न्यून कोण है। तो जहां 3a, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, जहां 3a 3 मल्टीप्लाई 29 87 एक न्यून कोण है, ये हम लिख देंगे एक न्यून कोण है। और ये हो गया हमारा पूरा इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन विद आंसर, ठीक है। ओके, तो अब इसका गा पार्ट लेते हैं। अब इसी का ये गा नंबर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, सीधे फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो त्रिज्या हमें दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई l हमें ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं l इक्वल्स टू क्या, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको हम निकालेंगे। तो l बराबर रूट ऑफ h स्क्वायर, और h का मान कितना 12 है, तो यहाँ क्या 12 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और r का मान कितना है 3.5, तो यहाँ क्या 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 25 25 और 4 पंचे 4 तियाँ 12, तो यहाँ 12 आएगा। 1 मिनट, 12 यहाँ बना देते हैं ऐसे, तो 12.25 यानी कि 3.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। ओके, इसका रूट ऑफ बना देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.25 तो ऐसे ही लिखा रहेगा और 12 में 44 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 1, ठीक है। तो 15, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। 156.25 और इसका जो निकल के आता है वो आता है 12.5, ठीक है। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल 12.5 निकल के आएगा। तो बस सेंटीमीटर यहाँ पर भी लिख देंगे, यही हो गया तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे क्या, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या 12.5, ठीक, ये आंसर हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये तो हो गया आंसर, लेकिन कुछ बच्चों को ना ये इसका रूट ऑफ निकालना नहीं आता है कि इसका रूट ऑफ कैसे निकालते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको ना गुणनखंड करके निकाल सकते हैं और दूसरा आप इसको भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो मैं आपको भाग विधि बता दे रही हूँ, शायद गुणनखंड मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं। तो भाग विधि मैं आपको बता दे रही हूँ। पॉइंट के बाद जोड़े बनते हैं ऐसे करके, ठीक है, पॉइंट के बाद जोड़े बनते हैं पीछे को, और यहाँ पॉइंट के पहले जोड़े बनते हैं ऐसे पीछे से, ठीक है। तो पीछे से 2 का जोड़ा, फिर एक अकेला छूट गया, उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब एक एकम एक, यानी कि यहाँ 1 1 जा 1 ही रहेगा। अब यहाँ जोड़े जाते हैं 2 हो जाएगा और ये घटाए जाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 56 ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ ये लगभग 2 बार जा पाएगा, जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही संख्या यहाँ लिखते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इससे कम ही रहना चाहिए। इनको फिर जोड़ेंगे, इनको घटाएंगे, तो यहाँ हो गए 24, इनको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12, और जो ये एक जोड़ा है वो उतार लेंगे, लेकिन जोड़ा हमारा पॉइंट के बाद हमने उतारा है, यानी कि अब आंसर भी लिखना शुरू करेंगे क्या 1 और ये 2, तो 1 2 तो ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद के अंक उतारे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 12 हो गया। अब यहाँ कितना, यहाँ लगभग ये 5 बार जा पाएगा, 25 25, 5 के 20, 2 22, 5 दूनी 10 तो 12। तो ये हम इसको ऐसे निकालते हैं, और जो ये 5 यहाँ आया ना, ये यहाँ पर लिखेंगे, यानी 12.5, ये वर्गमूल विधि से इसको निकालते हैं, ठीक है। रूट ऑफ विधि होती है ये। अच्छा, अब इसको हम सीधे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जिसको ये विधि नहीं समझ में आती तो गुणनखंड विधि कैसे, हमें ये 156.25 इसका करना था, तो यहाँ पहले तो पॉइंट लगा हुआ है। अब पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या 0 0, भाई नीचे पहले पॉइंट हटा देंगे, 1 बनाएंगे, 1 2 तो नीचे 2 0 बनाएंगे, यानी कि 156 यहाँ लिखते हैं 156 और यहाँ 25, यानी कि 15,625 के अलग गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और 100 के फैक्टर अलग करेंगे, ठीक है। 100 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 तियाँ 15, फिर 5 एकम 5, फिर एक बचेगा 5 दूनी 10 55 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 55 25, और फिर 5 से करेंगे 55 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ ये आया कितना, 2 2 के जोड़े बनते हैं, यहाँ 2 का जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा और यहाँ 2 का जोड़ा, और जब 100 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 10 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि
इसके जो जोड़े बने हैं वो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 6 बार है, ठीक है। यहाँ जो है इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब दो दो के जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये और 2 का जोड़ा ये। यहाँ से भी 10 के जोड़े ही बनाएंगे। तो जो जोड़ा बन गया एक बार लिखेंगे 5, यहाँ भी जोड़ा बन गया फिर से एक बार लिखेंगे 5, यहाँ भी जोड़ा फिर से एक बार 5, यानी कि जोड़ों में से सिर्फ एक एक बार लेते हैं। बटे में क्या 10 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 25 25 पंचे 125, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 125 और बटे में 10 है। जब 10 को इससे भाग करेंगे, ठीक है, भाग तो करना सभी को आता है ना, जब भाग करेंगे ना तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, तो 12.5 इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो चाहे आप ये भाग विधि लगाएं, चाहे आप ये गुणनखंड विधि लगाएं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अच्छा, 10 से भाग करने का मतलब ये होता है कि जितने जीरो होते हैं ना, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ तो जितने जीरो होते हैं ना, वो जीरो यहाँ गिन करके पॉइंट लगा दिए जाते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हमने ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, नीचे से जीरो गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तब ऐसे लिखेंगे और यहाँ नीचे 1 ही होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए 2 है तो फिर आप पहले पॉइंट तो लगाइए, ठीक है, उसके बाद 2 से आपको फिर इसको भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर इसका घा क्या है, देखिए घा में क्या है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का जो समांतर माध्य है वो 21.5 है, यानी कि हमको समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है 21.5, तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें से P का मान, P कहाँ है, P यहाँ पर है, हमें P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं नंबर घा, यहाँ लिख लेते हैं कि ये नंबर घा है, इसको 1 नंबर डाल देते हैं कि ये 1 का घा नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, तो पहले वो नोट डाउन करते हैं। हमें x दे रखा है और हमें f दे रखा है, तो ये x है और ये f है, यानी इसको xi मान लेते हैं, इसको fi मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर xi fi भी चाहिए होता है, ठीक है, ये माध्य होता है, ये बारंबारता होती है और ये xi fi यहाँ निकालना होता है। तो हमें क्या दे रखा है 5, यहाँ 15, यहाँ 25 और यहाँ 35, ठीक है, और हाँ 45 भी है, ठीक है। यहाँ क्या है 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पर P है और यहाँ 2 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 5 से 6 पंचे 30 और 15 की 4 से 15 चौके 60, 25 की 3 से तो 75 आ जाएगा। 35 की P से करेंगे तो 35 P ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 35 P ही लिखा रहेगा। 45 की 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब हमें ये बारंबारता है, इसका जोड़ करना होगा और जो ये FI XI है ना, इसका भी जोड़ करना होगा हमें यहाँ पर। तो इसका जोड़ कैसे किया जाएगा ये देखिए, पहले यहाँ 30 और 60 कितने 90 हो गए, 90 में 90 जोड़ेंगे 180 और 180 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो यहाँ 255 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 255, ठीक है। और ये जो 35P है ना, इसको अलग से जोड़ेंगे, प्लस 35P इसको अलग से ऐसे लिख दिया जाएगा, इसको इसमें नहीं जोड़ देना, इस वाले को इन सब में नहीं जोड़ना, यानी कि ये और ये चार एक साथ जुड़ेंगे और जोड़ के इतना लिखेंगे, और जो 35P है ये प्लस 35P को अलग ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, इसमें भी ये P नहीं जुड़ेगा, ठीक है, बाकी सब तो जुड़ेंगे लेकिन ये P नहीं जुड़ेगा। तो 6 4 10 3 13 2 15, तो यहाँ तो हो गया 15 प्लस P, भाई ये P जोड़ना था तो इसको अलग से लिखेंगे प्लस P। अब हमको इसमें पता है, ठीक है, हमको दे रखा है कि समांतर माध्य जो है वो 21.5 है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि समांतर माध्य बराबर क्या 21.5, ये हमको दे रखा है। अब हम समांतर माध्य वाला इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा ऑफ FI XI बटे में सिग्मा ऑफ FI, और समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, x बार, ओके, मैंने तो ये शायद वेक्टर बना दिया, x बार से डिनोट करते हैं। और जो x बार हमें दे रखा है वही तो 21.5 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 21.5 इज इक्वल्स टू, अब जो इसकी वैल्यू है वो पता है हमें 255 प्लस 35P अपॉन में सिग्मा ऑफ FI, और सिग्मा ऑफ FI हमको कितना दिया है 15 प्लस P दे रखा है। अब 15 प्लस P की गुणा यहाँ करेंगे क्योंकि तिरछी गुणा हो जाएगी ना, तो 21.5 मल्टीप्लाई यहाँ क्या 15 प्लस P और यहाँ क्या 255 प्लस 35P ऐसे लिख देंगे इसको। अब यहाँ से 21.5 की पहले 15 से गुणा करेंगे, तो 15 पचे 75, 75 का 5, 7 कैरी 15 एकम 15, 7 22, फिर 2 कैरी 15 दूनी 30, 2 32, तो 15 की हमने इससे गुणा कर ली, किससे 21.5 से, ये यहाँ पर ये कुछ नहीं, ठीक है, 21.5 है ये।
अच्छा दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक है ना, एक अंक, तो एक अंक यहाँ भी दशमलव लगा देंगे एक अंक के पहले। ओके, अब 21.5 की अगर p से करेंगे तो 21.5 p आ जाएगा। भाई इसकी भी तो गुणा हो जाएगी। अब 255 प्लस 35 p, आप क्या करेंगे 21, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये जो 35p है इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 35p हो जाएगा। 255 ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस, अब देखिए यहाँ लिखा है इसको यहाँ ले जाएंगे क्या 322.5। अब 35 में से 21.5 घटाएंगे, ठीक है 21.5, तो देखिए इसको ना ऐसे लिख कर घटाइए 35.0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो है ना यहाँ पर, तो इसको लिख कर घटाइए क्या कि 21.5, इससे गलत नहीं होगा। अब यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, और यहाँ क्या, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, तो 13.5 ऐसे घटाइए इसको, तो ऐसे गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। 13.5 यहाँ माइनस का, क्यों, क्योंकि 35 एक बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ माइनस का आएगा और यहाँ p लिखा रहेगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें इसमें से ये घटाना है, ठीक है, इस वाले से ये घटाना है। तो एक काम करते हैं, वैसे ये तो ऐसे ही घटा सकते थे क्योंकि यहाँ दशमलव तो ऊपर है पॉइंट का अंक। अब यहाँ 255.0 ऐसे करके या ऐसे घटाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ 5 ही रहेगा और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ ठीक है बस इतना ही बचेगा क्या कि 67.5 इतना बचा, और ये भी माइनस का ही बचेगा क्योंकि ये जो है ये बड़ी संख्या है, इसके पास माइनस है इस वजह से। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो p बराबर 67.5 और अपॉन में 13.5। अब इनको ना कट कर लेते हैं तो दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 67, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 135 लिख देंगे, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। अब ये क्या पूरा पूरा इसमें जा रहा है, हो सकता है मेरी ये पूरा पूरा कट हो रहा हो, तो क्या इसको हम 135 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, शायद ये इतना ही आ रहा हो। तो 55 25, 2 कैरी 5 या 15, 2 17, 1 कैरी 5 एकम 5 और 1 6। हाँ ये देखो पूरा पूरा 5 बार में कट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी कि जो p की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे p बराबर 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बस इसको ऐसे ही हमें सॉल्व करना था। अब कंप्लीट हो गया है ये, इसको स्केल के द्वारा थोड़ा सा बना दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अड़ा नंबर है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को, बढ़िया सवाल है। तो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और y है। हमें अनुपात m1 m2 निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें क्या, x1 y1, तो x1 y1 है हमारे पास -3 और 10, ठीक, ये x1 y1 है। और x2 y2 क्या है हमारे पास, x2 y2, तो x2 y2 हमारे पास है 6 माइनस का 8, ये x2 y2 हो गए। और जो x, y है, ठीक है, x, y है माइनस का 1 और 6, हमें अनुपात निकालना है m1 अनुपात m2, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे क्या कि विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y, यहाँ x, y लिखते हैं और यहाँ पर अपना फार्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में क्या m1 प्लस m2, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या m1 प्लस m2। तो ये तो हमने अपना फार्मूला नोट डाउन कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स वाई की जगह हमें क्या लेना है, माइनस का 1 और 6, ये तो एक्स वाई की जगह हो गया। अब m1 तो क्वेश्चन मार्क है तो m1 ऐसे लिखा रहेगा। x2 कितना 6 है भाई, x2 6 है, y2 माइनस का 8 है, तो x2 हमें 6 लेना है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, प्लस m2 क्वेश्चन मार्क है। x1 कितना है, ये माइनस का 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 3 बटे में m1 m2 भी अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉमा। अब यहाँ m1 y2, तो m1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा और y2 कितना है, ये माइनस का 8, तो यहाँ क्या माइनस का 8 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस m2 ऐसे ही लिखा रहेगा और जो y1 है उसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे और बटे में m1 प्लस m2 ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ -1, 6 बराबर, इसको थोड़ा और ठीक करके लिखेंगे क्या कि 6m1 और ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस का 3m2
अपॉन में m1 प्लस m2 कामा यहाँ क्या माइनस का 8m1, ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, यहाँ से प्लस 8m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे होता है तो ये x एक्सिस के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, y एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो किसी एक को लेके सॉल्व कर लीजिए, m1 m2 का मान आ जाएगा। तो हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो यानी हम लिखेंगे माइनस का 1 बराबर, ये माइनस का 1 इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 से कराएंगे बराबर 6m1 - 3m2। ओके, अब -1 जब m से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का m1 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का m2 हो जाएगा, 6m1 माइनस का 3m2। अब m1 एक तरफ करेंगे और m2 एक तरफ करेंगे, तो माइनस का m1 और जो 6m1 है इसको यहाँ ले आएंगे, तो माइनस का 6m1 बराबर यहाँ माइनस का 3m2, ये जो लिखा हुआ ये यहीं लिखा रहेगा। अब जो ये है इसको वहां ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो माइनस का 1 और माइनस का 6, तो माइनस का 7m1 बराबर यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस का 2m2, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो क्या बचा m1 बराबर 2, और जो ये 7 है बटे में ले आते हैं, और जो ये m2 है ये यहाँ ले आते हैं। तो बस हमें यही तो निकालना था, क्या निकालना था कि m1 अनुपात, अच्छा यहाँ 2 है तो m1 अनुपात m2 क्या 2:7, तो बस यहीं से आंसर आ जाएगा इसका। और हमें अच्छा कुछ लोग क्या कि ये भी चेक कर लेते हैं कि ये भी इसके बराबर है कि नहीं, तो जब ये वाला आया ना तो ये भी सेम आएगा, तो चेक करना है तो कर लीजिए। वैसे जरूरी नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना कोई खास नहीं है, आप बस एक से निकाल दीजिए। ठीक है, इसको कोई कट नहीं करेगा और पूरे नंबर मिलेंगे इस पर। ओके, तो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, 4 पार्ट है, ये लेते हैं। क्या है ये, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, जो x y है वो इससे और इससे समदूरस्थ है, तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, x और y में जो एक संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो बिंदु हमें दिए हैं वो लिखेंगे, क्या क्या बिंदु दिए हैं। एक तो जो एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, ये बिंदु जो है ये दे रखे हैं, इसको x1 और y1 मान लेते हैं इन पॉइंट्स को, और जो 2 पॉइंट और दिए हुए हैं उसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 y2 हमें 3, 6 दे रखा है, और x3 y3 हमको दे रखा है -3, 4। ठीक है, -3, 4 ये हमको दे रखा है। अब जो ये वाला बिंदु है इससे और ये वाला बिंदु है ये भी इससे समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ है तो फार्मूला लगा देंगे कि इस बिंदु की इससे दूरी बराबर इस बिंदु की भी इससे दूरी। तो क्या लिखेंगे कि समदूरस्थ होने के लिए, समदूरस्थ होने के लिए अब क्या फार्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ क्या x2 - x1, तो x2 कितना है 3 - x। ठीक है, x1 का मतलब x, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ 6 - y, तो y2 - y1 हो जाएगा, तो 6 - y, इसका भी क्या होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर किसके, बराबर इसके, यानी ये भी जो बिंदु है वो इससे बराबर दूरी पर है। तो यहाँ से क्या ये भी x2 - x1, अब यहाँ x3 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x2 - x1 या x3 - x1 ऐसे कह सकते हैं। तो रूट ऑफ -3 और -x, ठीक है, -3 और -x, इसका होल स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर, फिर 4 - y का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, तो प्लस 4 - y 4, ओके यहाँ 4 लिखना है, 4 - y का होल स्क्वायर। अब ये रूट इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों रूट आपस में हट जाएंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ इतना कि 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y 6 - y का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ जो ये दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस ये बाहर निकल के आएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका जो माइनस है दोनों माइनस हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों माइनस होते हैं ना, यहाँ यहाँ दोनों माइनस हटा के बाहर निकाल के पॉजिटिव कर देते हैं, तो अंदर दोनों जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 4 - y इसका होल स्क्वायर। अब फार्मूला इसका खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2ab, तो 2 इंटू a, और a कितना है 3 है, इंटू b कितना है x है। ठीक है, अब यहाँ इनकी आपस में गुणा कर देंगे अगले स्टेप में। यहाँ क्या 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस y का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, माइनस में क्या 2 गुणे 6 गुणे y, क्योंकि 2 इंटू a इंटू b होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही, यहाँ भी अगले स्टेप में इन दोनों की गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी सेम फार्मूला, क्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ क्या 2 गुणे
x गुणे y, तो 2 गुणे x गुणे y हम सीधे लिख सकते हैं 6x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी वही फार्मूला खोलेंगे कि 4 का स्क्वायर 16, यहाँ y का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ y का स्क्वायर। अब 4 दूनी 8, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू वाई होगा, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8y। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो या एक काम करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल भी करते चलते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, जब बराबर के दोनों तरफ सेम चिन्ह हो, सेम चीजें हो, तो उनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ 2 3 6, तो यहाँ 6x पर माइनस का ही रहेगा ये, प्लस ये 36 ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ क्या माइनस का 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो गया, y हो गया बराबर ये 9। अच्छा, ये 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा था, तो एक काम करते हैं 9 से 9 भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 9 लिखेंगे ही नहीं। अब ये जो बचा हमारे पास क्या 6x, ये लिखते हैं, ये 16 बचा है 16 लिखते हैं, और ये माइनस का 8y बचा है वो भी लिखते हैं। अब यहाँ से माइनस का 6x, और ये जो 6x है प्लस का है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब जो ये 12y, तो माइनस का 12y यहीं लिखा रहने देंगे। अब जो ये 8y है, इसको यहाँ लाएंगे तो पॉजिटिव का 8y बन जाएगा, बराबर ये 16 तो यहीं रहेगा, 36 को जब यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, फिर यहाँ ये आपस में घटेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4y हो जाएगा, बराबर 36 में अगर हम 16 घटाएंगे तो 20 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, सारे माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब जगह माइनस है। तो क्या बचेगा 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब हम ये देखते हैं कि 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट हो रहा है, तो 4 से पूरी समीकरण को कट करते हुए लिखेंगे। तो 4 से कट करेंगे तो क्या 4 तियां 12, 4 एकम 4, तो एक y और एक लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 पंचे 20, तो कुछ ऐसी समीकरण बन रही है, ये आंसर आ रहा है। या तो आप यहाँ आंसर छोड़ देंगे या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इसमें 3x प्लस वाई और 5 को यहाँ ले आइए माइनस में, -5 इक्वल्स टू 0। या तो आप यहाँ संबंध बना लीजिए, तो एक्स वाई में जो एक संबंध देना था वो ये संबंध रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दूंगी अगले वीडियो में। ओके।